गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज अजीत हियर फ्रॉम टीम द रेड फाइट। और जैसा कि रहा अभी हम लोग सम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर्स पढ़ रहे हैं। उसमें इंट्रोडक्शन वीडियोस में पढ़ा कि कैसे हम लोग मैटर्स के बारे में सोचते हैं, मैटर्स होता क्या है, उसके बाद उसके स्ट्रक्चर के बारे में बेसिक आइडिया थे। आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, अपने लेक्चर्स को वहाँ लेके जाएंगे। अगर जिन लोगों ने लेक्चर 1 मिस किया है, प्लेलिस्ट में मिलेगी वीडियोस, पहले उसके थ्रू जाएं, वहाँ पर उस वीडियोस को देखें, उसके बाद फिर इस वीडियोस पर आएँ ताकि अच्छा हो। ऊपर के आई बटन पर भी आपको उसका लिंक मिल रहा होगा, उसे आप वहाँ से भी जा सकते हैं, वहाँ से जाकर के वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे सिंपल, उसके आगे जाकर के तो आगे जाकर के हम देखने वाले हैं बॉन्ड्स के बारे में। बॉन्ड्स क्या है तो सुन लिया जाए। फिजिकल स्टेट हो या केमिकल स्टेट हो या किसी भी तरह का स्टेट हो, हर तरह के स्टेट के बारे में कहा जाता है कि जो स्टेट जो है किसी भी मैटर का, वो बॉन्ड के कारण बना हो। मतलब कोई भी स्टेट किसी भी सब्सटेंस का अगर वहां कंटिन्यू है, सस्टेन कर रहा है, तो वो उनके बीच बनने वाले बॉन्ड्स के कारण। अब बॉन्ड्स क्या होता है, कितने तरह के होते हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स में थोड़ा सा हमें सोचना डिटेल अलग है। तो ये तो प्राइमरीली बात है जो हमने बोला कि कोई भी स्ट्रक्चर जो होता है वो बेस्ड है अपने बॉन्ड पर। द एटम्स फॉर्म्स मॉलिक्यूल प्राइमरीली ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। पहले इसको समझते हैं कि चीज क्या करना। केमिकल बॉन्ड को समझने के लिए हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि केमिकल बॉन्ड में चीजें क्या होती हैं। केमिकल बॉन्ड में है, सपोज एक एटम, इस एटम के ये न्यूक्लियस हमने बनाया, उसके बाहर कर देते एक न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाहर का हम लोग थोड़ा सा सराउंडिंग एनवायरनमेंट में हम आउटर न्यूक्लियस रीजन को बना दे, या न्यूक्लियस एंड आउटर न्यूक्लियस रीजन, न्यूक्लियस आउटर न्यूक्लियस। सिमिलरली एक और बना रहे हैं हम लोग, एक न्यूक्लियस, ठीक है, एक न्यूक्लियस और बाकी आउटर न्यूक्लियस। हमने अपना रीजन डिफाइन कर दिया। दो अलग अलग एटम्स है, केमिकल बॉन्ड्स के बीच के इंटरेक्शन को दिखाने के लिए देख रहे हैं। और हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे यहाँ पर भी होंगे, यहाँ पर होंगे, यहाँ पर, या फिर बोल सके कि इन डिफाइन जो ऑर्बिट्स है, हमने सेल जो डिफाइन किया ऑलरेडी केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, n नंबर्स में और डिफाइन हो सकता है। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से अवेलेबल होंगे और इन सब जगह पर इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम देखें तो बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा कि न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज और यहाँ के न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि यहाँ लगने वाला है रिपल्सन। इन इलेक्ट्रॉन्स के पास नेगेटिव चार्ज और इनके पास नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर फिर से लगने वाला है रिपल्सन, ठीक है। यह न्यूक्लियस और इधर के इलेक्ट्रॉन्स, इनके बीच लगने वाले हैं अट्रैक्शन, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स और इधर के न्यूक्लियस, कैसे दिखाया जाए, ये इलेक्ट्रॉन्स और इधर के न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन्स और इधर के न्यूक्लियस, इसके बीच में भी फिर लगने वाला अट्रैक्शन। अगर हम देखें तो कह सकते हैं कि जब दो एटम्स एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो इंटरेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर मल्टीपल फोर्सेस लाइक अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों ही पिक्चर में आ जाते हैं, ठीक है। और दोनों के पिक्चर में आने के बाद, ये केमिकल बॉन्डिंग को समझा रहे हैं जो कि अपने स्टेटमेंट में लिखा है, दोनों ही पिक्चर में आने के बाद अगर यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेटिंग निकला, मतलब इनके बीच में होने वाला नेट फोर्स, रिपल्सन अट्रैक्शन के बीच में से नेट फोर्स, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकला तो यहां पे एक बॉन्ड बनेगी। बॉन्ड बनने का मतलब है कि ये दो एटम्स हैं, ये दोनों एटम डिफरेंट पोजीशन पर ना होकर धीरे 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 अपने डिस्टेंस को कम करेंगे और एक साथ जगह करके एक, मतलब बॉन्ड जैसे हमारा फ्रेंड बनता है उस तरह से एक बॉन्ड बनाएंगे और साथ ही दोनों एक दूसरे के साथ चलना पसंद करेंगे। इसी को बोल रहे हैं कि यह हमारा मेन बेस है। और यहां पर बोल सकते हैं कि यह बेस होने का मेन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंटरेक्शन, ठीक है, जो कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में हो। नेट अट्रैक्शन फोर्स ऑब्वियस है कि हर इसका न्यूक्लियस का उसके इलेक्ट्रॉन के साथ और इधर के न्यूक्लियस का इधर के इलेक्ट्रॉन के साथ होगा, और वही एक फैक्टर है जो डोमिनेटिंग अट्रैक्शन बनाएगा और एटम के बीच में बॉन्ड बनेगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा।
आगे अगर हम गौर करें तो दीज इंटरेक्शन इज नोन एज केमिकल बॉन्ड या फिर बॉन्ड बोल सकते हैं, आपके नोट्स पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिखा हुआ है। अब अगर बॉन्ड की बात करें तो डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड्स को हम लोग पढ़ना है, ठीक है ना। बेसिक आइडिया है कि 9th में जो हम लोग सिलेबस में पढ़े होंगे या 10th में पढ़ेंगे वही बॉन्ड फिजिक्स के हिसाब से उतना ही पर्याप्त है। केमिस्ट्री होगा तो उसमें बहुत ही ज़्यादा डिटेल अपने को देखना है। तो हमें आयनिक बॉन्ड के बारे में देखें तो आयनिक बॉन्ड में देखते हैं कि सपोज हम एक सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं जो हमारे पास एकदम सबसे ज़्यादा लिया जाता है कि यह हमारा न्यूक्लियस है सोडियम का न्यूक्लियस, ठीक है। और एक साथ में हम न्यूक्लियाई ऑफ क्लोरीन ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हम कह रहे हैं कि यह सोडियम है, न्यूक्लियाई बोल रहे हैं सोडियम का एटम, और हम ले रहे हैं एटम ऑफ क्लोरीन, ठीक है। अगर हम देखें कि यहाँ पर किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, ठीक है। क्लोरीन के केस में देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 इतना कुछ सिचुएशन होगा। ये सारे जो सर्कल छोटे छोटे बनाए हैं वो हम इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना चाहिए। अब थोड़ा सा गौर करें तो अगर हम कॉन्फ़िगरेशन पर ध्यान दें तो कॉन्फ़िगरेशन सोडियम की कहती है 281 और कॉन्फ़िगरेशन क्लोरीन का कह रहा है 287। अगर दोनों ही कॉन्फ़िगरेशन को देखा जाए तो कह सकते हैं कि सोडियम, लुईस के ऑक्टेट लॉग से को देख लें तो सोडियम के बारे में आप कह सकते हो कि भाई सोडियम जो है वो नियोन के जस्ट एक बाद है, और लुईस कहता है कि जो भी एटम होता है वो अपने नज़दीक के स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को मैच करना चाहता है। मतलब नियोन की स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है 28 और सोडियम मैच करना चाहता है, और मैच करने के लिए आप बोलोगे कि सर ये 1 अगर हट जाए, मतलब अगर इस डायग्राम से या इसकी कॉन्फ़िगरेशन से यह जो एक्स्ट्रा 1 इलेक्ट्रॉन हट जाए तो यह अपने आप को स्टेबल बोल पाएगा और बोल पाएगा कि हम भी अब नियोन हैं, ठीक है। यह स्टेबिलिटी की बात रहा। अगर क्लोरीन के बारे में बात किया जाए तो क्लोरीन पर भी वही बोलोगे कि क्लोरीन के ठीक आगे आर्गन है जिसकी कॉन्फ़िगरेशन है 288 और इसे कोई एक इलेक्ट्रॉन दे दे, क्योंकि यह 7 को कोई 8 बना दे, इस 7 को कोई 8 बना दे तो वह कहेगा कि अब मैं क्लोरीन नहीं आर्गन, मतलब स्टेबल। हर नेचर में हर जो सब्सटेंस है, जैसे कि सिंपल चीज़ है कि अगर आप यहाँ पर यूट्यूब पर इस वीडियोस को देख रहे हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं। अदरवाइज आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मतलब नेचर में हर कोई एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए ही जुड़ता है। मतलब मैं आपसे जुड़ रहा हूँ अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, आप मुझसे जुड़ रहे हैं अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो क्लोरीन और सोडियम के इंटरेक्शन को देखें तो सोडियम और क्लोरीन इंटरेक्ट कर रहे हैं तो इसे यह इलेक्ट्रॉन बोझ लग रहा है कि यह इलेक्ट्रॉन काश ना होता तो हम अपने आप को आर्गन बोल पाते, ठीक है। और यहां पर बैठे कॉन्फ़िगरेशन में 7 इलेक्ट्रॉन कहते हैं, सॉरी यह अपने आप को नियोन बोल पाता, और यहां पर बैठे 7 इलेक्ट्रॉन ये कह रहे हैं कि अगर हमें कोई एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता तो आज हम भी आर्गन होते, ठीक है। अब इस जरूरत को देखा जाए, जब ये दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, जब यहां पर इंटरेक्शन होगा तो हो सकती है कि यह जो इलेक्ट्रॉन है या होगा इलेक्ट्रॉन माइग्रेट कर जाए, मतलब अपने सेल को छोड़ दे, क्योंकि यहाँ के लोग इसे पसंद ऑलरेडी नहीं करते। यहाँ पर लोग बोलते हैं कि तुम हमारे जीवन में आए और दुख ही दुख हो गया, ये ऑलरेडी परेशान है, और यहाँ पर कोई है जो इंतजार में है कि कोई तो आए, कोई तो आ जाए और हमारे दुखों को दूर कर दे। तो होगा क्या कि इन इंटरेक्शन में जैसे इंटरेक्ट करेगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करके क्लोरीन पर चली जाएगी। अब अगर क्लोरीन पर चली गई तो आप देखो कि होगा क्या। तो पहले सोडियम की बात देख ले, माइग्रेशन से पहले, तो माइग्रेशन से पहले इसकी एटॉमिक नंबर अपना होता है 11, मतलब यहां पर 11 प्रोटॉन्स 11 इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। क्लोरीन के पास देखे तो क्लोरीन के पास पहले 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। माइग्रेशन के बाद
माइग्रेट कर गया इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या घट गई। अभी भी दोस्त के पास माइग्रेशन के बाद देख रहे हैं, आफ्टर माइग्रेशन, तो यहां पर सिचुएशन देखना, एक इलेक्ट्रॉन इसका निकल गया है, मतलब अब इलेक्ट्रॉन बचे हैं 10, लेकिन जो प्रोटॉन था अभी भी उसी के पास है, मतलब प्रोटॉन है 11। और आप कहोगे कि सर यहां पर ऐसा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया, प्रोटॉन एक मतलब जो था वही है, तो आप कहोगे कि इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ओवरऑल यहां पर एक पॉजिटिव कैरेक्टर या पॉजिटिव 1 वैल्यूज मिल रही है, चार्ज न्यूट्रलाइज नहीं है। पहले चार्ज था न्यूट्रल, मतलब वो सब्सटेंस सोडियम जो था वो न्यूट्रल था, बट एक इलेक्ट्रॉन के रिलीज करने से वहां पर कुछ आया नहीं, लेकिन चूंकि नेगेटिव चला गया तो अब उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, मतलब +1। क्लोरीन की स्थिति को देखें तो क्लोरीन के पास माइग्रेशन के बाद एक इलेक्ट्रॉन आ गया है, कहीं से एक इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 18, और प्रोटॉन तो जितना था उतना ही है, प्रोटॉन है 17। आप ही देखो, इलेक्ट्रॉन माइनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोटॉन प्लस को, 18 नेगेटिव एंड 17 पॉजिटिव, दैट इज ओवरऑल अब एक यहां पर -1 कैरेक्टर हो गया। अब इसी को बोलते हैं आयन, इसी को बोला जाता है आयन, मतलब कि आप एक इलेक्ट्रॉन को जहां से निकाल रहे हो वहां पर पॉजिटिव कैरेक्टर डेवलप हो रहा है, या फिर बोल सके कि वहां केटायन बन रहा है, मतलब यह जो पार्ट है, यह जो कॉन्फ़िगरेशन है, यह केटायन में कन्वर्ट हो रहा है, और यहां जहां इलेक्ट्रॉन चली गई है वह जो एटम है वह अपने आप को नेगेटिव आयन या एनायन में कन्वर्ट कर, और इस तरह की जो बॉन्डिंग होती है उस बॉन्डिंग को हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू से पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, नोट्स के लिए मैंने आपके लिए कुछ लिखा है, बट आप इसे स्क्रीनशॉट ले ले। अगला देखेंगे हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्ड क्या है तो उसे समझते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब है कि अभी अभी हम लोगों ने एक जो बॉन्डिंग देखा था उसमें क्या था कि इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह तक माइग्रेट कर गया। ठीक है, डेफिनेशन डिटेल्स को इसलिए ज़्यादा नहीं लिख रहे क्योंकि बेसिक चीज़ें जो 10th में आप लोग पढ़ के ही आए हो और 10th में ये डिटेल में ही पढ़ना, तो हम बस एक जल्दी से रिकॉल कर रहे, ठीक है, ताकि अपना यूट्यूब का वीडियोस का टाइम पास ना हो और आपको भी कंटेंट को केवल पता रहे कि ये चीज़ अपने आप को माइंड में फिर से लेनी। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब है कि जब इलेक्ट्रॉन पूर्णतः ट्रांसफर नहीं किया जा सके, जैसे कि आप लोग देखते होंगे, सबसे अच्छा एग्जाम्पल जैसे कि CH4, यहां इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं कर सकते, जैसे कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं सराउंडिंग में, आउटर मोस्ट सेल में उसके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये चारों इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली ना तो डोनेट कर सकता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, क्योंकि ऑक्टेट पूरा करना। तो इसने एक मेथड देखा है, इस मेथड में क्या है कि यह अपने नियर बाय एटम के साथ शेयरिंग करता है, मतलब कि हाइड्रोजन जो उसके नजदीक में है उसे कहेगा कि दोस्त एक काम करो, तुम अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखो और मेरा भी इलेक्ट्रॉन कभी जरूरत पड़े तो यूज करो। मतलब कि देख लो क्या करने वाला, कार्बन एक इलेक्ट्रॉन को ऑफर दे रहा है हाइड्रोजन को कि जब आपको जरूरत पड़े बिना पूछे आप मेरा इलेक्ट्रॉन को अपना बता सकते हो। मतलब हाइड्रोजन अब अपने सेल में अपना एक इलेक्ट्रॉन बताएगा और साथ साथ एक कार्बन का, क्योंकि उसकी पार्टनरशिपिंग हो गई। ठीक है, साथ साथ देखिए इस हाइड्रोजन को भी इसने ये ऑफर दिया कि दोस्त एक काम करो, तुम मेरे इलेक्ट्रॉन को अपना ही समझो। इस एटम को भी कार्बन ने यही ऑफर दिया कि अपना समझो। इस एटम को भी कार्बन ने यही ऑफर दिया कि अपना समझो। अब लोग कि इस बदले में उसे क्या मिला, तो जब सिंपल चीज है कि अगर ऐसी दोस्ती हो जाए कि आप किसी के सामान को, किसी के स्टफ्स को आप अपना समझ के यूज कर रहे हो, तो ऑब्वियसली वह भी आपके स्टफ्स को अपना समझ के यूज कर सकते हैं। मतलब अब कार्बन से आकर के कोई अगर पूछे कि दोस्त तुम बताओ तुम्हारी क्या स्थिति है, तो वो कहेगा कि ऐसा है दोस्त कि 4 इलेक्ट्रॉन तो अपने हैं, ये भी घर अपना ही है, ये भी घर अपना है, ठीक है, यह भी घर अपना है, यह भी घर अपना है और यह भी घर अपना है। मतलब अब कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन को कहीं शिफ्ट नहीं कराया,
अपने पास रोका हुआ है, लेकिन उसे फायदा देखो। अब कार्बन के पास बताने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, जिन अंग्रेजों को न समझ में आ रहा है उनके लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट मीन्स कि नाउ कार्बन हैव टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर शेल। ठीक है, तो यहां देख लीजिए कि यहां पर इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर नहीं हुए, इलेक्ट्रॉन जहां था वहीं हुआ, बस एक कमिटमेंट है कि हम शेयर हैं, हम पार्टनर हैं। और पार्टनर का मतलब क्या है कि उसके पार्ट उसी के पास है, हमारे पार्ट उसी के पार्ट है, बट उसके पार्ट को मैं अपना बोल सकता हूं और मेरे पार्ट को वो अपना बोल सकता है। और इस पॉलिसीज के तहत अब कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब वो ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया और स्टेबल हो। अगर कभी भी बॉन्डिंग ऐसा हो जहां पर म्यूचुअल शेयरिंग हो, म्यूचुअल शेयरिंग मतलब जहां पर यह भी कुछ शेयर कर रहा है और यह भी शेयर कर रहा है, तो इस शेयरिंग से बने बॉन्ड को बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है, नोट्स के लिए कुछ खास है नहीं क्योंकि ये अपने यहां के पर्पस पर नहीं है। यस, नाउ अब इस बॉन्डिंग के आधार पर हमारे पास मैटर्स कितने प्रकार के होंगे। तो इस बॉन्डिंग के आधार पर अगर हम मैटर्स को क्लासिफाई करने जा रहे हैं तो मैटर्स के बारे में समझते हैं। हमारे पास जनरली 3 तरह के मैटर्स होंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अगर आप देखें तो सॉलिड के बारे में आप गौर करो कि सॉलिड मतलब कि जहां पर क्लोज पैक्ड होगा, मतलब पार्टिकल्स बहुत ही टाइटली पैक्ड होंगे, बिल्कुल ही आजादी नहीं है उनको बाहर निकलने की। वहां पर पार्टिकल्स एक रिजिड, एक सॉलिड स्ट्रक्चर मतलब कि हार्ड स्ट्रक्चर को बनाएंगे, तो वो है सॉलिड। जहां पार्टिकल्स को थोड़ा लूजली बाउंड किया जाएगा, यहां पर देख लीजिए पार्टिकल्स को थोड़ा लूजली बाउंड किया जा रहा है, यहां पर एटम्स के पास थोड़ी आजादी है कि वो थोड़ा मूव कर सकता है, इसी कारण वो फ्लो करता है, वो हुआ लिक्विड। और जहां पार्टिकल पूर्णतः आजाद है, मतलब कि कोई बंधन नहीं, कोई बाधा नहीं और कोई उसे रोकने टोकने वाला ना हो, वो हो गया गैस। ठीक है, तो यहां पर समझ लें कि सॉलिड, लिक्विड और गैस 3 स्टेट्स हैं, मैटर्स हैं जो हम ऑलरेडी जानते हैं, बस हम इंट्रोडक्शन और आपके मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू से सामने लेकर के। ठीक है, आगे हम देखेंगे। यस, नाउ सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के बारे में जैसा कि हम बताए थे कि सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं वो पार्टिकल्स क्या होते हैं, तो वो अपने लगभग इतने टाइटली पैक्ड होते हैं कि वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं और इतना लो वाइब्रेशन होता है कि वो अपने आप को छोड़ करके कहीं ना निकल सकते। ठीक है, तो सॉलिड मटेरियल्स के बारे में क्या पॉइंट्स लिखता है ये पढ़ ले। The molecules in a solids are closely packed together and contains the least amount of kinetic energy। मतलब उनकी मूवमेंट्स मिनिमम होती है, इस कारण वो कंटेन करते हैं लीस्ट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एंड ए सॉलिड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द स्ट्रक्चर, रिजिडिटी, रेजिस्टेंस टू अ फोर्स अप्लाइड टू द सरफेस। ठीक है, तो ये नोट्स में जो 6-7 से हम लोग पढ़ रहे हैं कि यह अपनी रिजिडिटी के कारण जाना जाता है, जो किसी भी सरफेस पर लगने वाले फोर्स को रेसिस्ट करता है। ठीक है, इसके पार्टिकल इतने क्लोजली पैक होते हैं कि वो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी को अपने पास रखते हैं। काइनेटिक एनर्जी मतलब वो वाइब्रेशन ना के बराबर और मिनिमम होता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो कि वाइब्रेशन हो तो रहा है बट ये वाइब्रेशन लगभग नेग्लिजिबल है क्योंकि माइक्रोस्कोपिक व्यूज को यहां दिया गया। अब यहां पर थोड़ा सा समझ ले कि हमारे पास जो सॉलिड्स होंगे वो लगभग रेगुलर पैटर्न्स में उनके पार्टिकल्स अरेंज किए होंगे। ठीक है ना, वो पार्टिकल्स लगभग रेगुलर पैटर्न में होंगे। पैटर्न का मतलब कि कहां पर किन्हें रखा जाएगा, कैसे रखा जाएगा, वो सब अरेंजमेंट जो है वो फिक्स होगा। उन फिक्स अरेंजमेंट वाले सॉलिड्स को बोलते हैं क्रिस्टल। ठीक है, जिसके बारे में हमने लिखा है क्रिस्टल एनी सॉलिड मटेरियल्स इन विच द कंपोनेंट एटम्स आर अरेंज्ड इन द डेफिनिट पैटर्न्स एंड हुज सरफेस रेगुलरली रिफ्लेक्ट्स इट्स इंटरनल सिमेट्री। तो सिंपल समझिए, अगर कोई भी सॉलिड जिसमें पार्टिकल्स को एक रेगुलर पैटर्न पर रखा गया, मतलब पैटर्न फिक्स है कि ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद ए आएगा या बी आएगा, जो भी हो एक रिपीटेशन पैटर्न फिक्स है, उसे हम बोल रहे हैं क्रिस्टल। और हम क्रिस्टल को ही देखने जा रहे हैं। ठीक है, एक और बात जो है यहां पर शायद नोट्स में मेंशन नहीं है, आप इसे समझ सकते हैं कि अगर आप यहां पर देख रहे थे पार्टिकल्स को, जो पार्टिकल्स यहां पर जैसे पार्टिकल रखे हुए हैं, यहां पार्टिकल रखे हुए हैं, तो यह जो पोजीशन है जहां पर पार्टिकल्स को रखा जाता है इसे बोलते हैं लैटिस। ठीक है, और जो छोटा सा सेक्शन, अगर आप इसे गौर करिएगा तो कहोगे कि सर ऐसा लग रहा है कि एक छोटा सा यूनिट यही यूनिट है जो बार बार रिपीट कर रहा है।
ठीक है, एक छोटा सा यूनिट यही यूनिट है जो बार बार रिपीट कर रहा है इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर को बना रहा है। तो इस छोटे से यूनिट को, जो रिपीटिंग यूनिट है, इसको बोलते हैं यूनिट सेल। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते होंगे तो केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट चैप्टर में इन सब का इंट्रोडक्शन आपको दिया गया, ठीक है। तो समझ लेते हैं, हमारे पास लैटिस किसे बोल रहे हैं, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर का वो पॉइंट जहां पर किसी एटम को प्लेस किया जाता है उसे बोलते हैं लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट। और एक छोटा यूनिट जो बार बार स्ट्रक्चर में रिपीट हो रहा हो, मतलब एक 3 डायमेंशनल, उस यूनिट को आप बोल रहे हो यूनिट सेल, जो 3 डायमेंशनल में बार बार लग रहा है कि उसी के जोड़ने से इसको एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रखने पर यह स्ट्रक्चर बना है, तो उसको बोलते हैं यूनिट सेल, ठीक है। नोट कर लीजिएगा। आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड क्या है तो इसे समझते हैं। आयनिक सॉलिड के बारे में बोला जाए तो ऐसा है कि अगर कोई सॉलिड आयनिक बॉन्ड से बना है तो उसे बोलेंगे आयनिक सॉलिड। मतलब अगर कोई सॉलिड आपका आयनिक बॉन्ड से बना है, मतलब सॉलिड के टाइप्स को अभी डिस्कस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर कोई सॉलिड आपका आयनिक बॉन्ड से बन जाए, जिसमें जैसे NaCl के बारे में देखें, तो उसे बोलेंगे आयनिक सॉलिड। बाकी कोई खास डेफिनेशन नहीं, एक छोटा ब्रीफली नोट्स पर इसके निकल जाते हैं आयनिक सॉलिड्स के बारे में। तो आयनिक सॉलिड्स आर कंपोज्ड ऑफ केटायंस एंड एनायन हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जैसा पढ़ा। ड्यू टू द स्ट्रेंथ ऑफ दिस इंट्रैक्शन आयनिक सॉलिड टेंड्स टू बी हार्ड। समझ लीजिए, इंट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा होने के कारण ये हार्ड्स होते हैं, ब्रिटल्स होते हैं और इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा होते हैं, जो की पॉइंट्स के रूप में हमें जानने की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में समझ लीजिए। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स उन सॉलिड को बोल रहे हैं जिनके बीच का जो इंट्रैक्शन होता है वो बहुत ही वीक बॉन्ड के द्वारा होता है, जैसे लाइक कि हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, वांडर वाल बॉन्ड हो गया, ठीक है। इन सब बॉन्ड से जो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, पोलर पोलर इंट्रैक्शन बॉन्ड है, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन बॉन्ड है, इन सब बॉन्ड से जो मॉलिक्यूल बनता है या जो सॉलिड फॉर्म होता है उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। मॉलिक्यूलर सॉलिड आर कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स हेल्ड टुगेदर बाय वांडर वाल फोर्स। इट्स प्रॉपर्टीज आर डिक्टेटेड बाय द वीक नेचर ऑफ दिस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ये नेचर जो इंट्रैक्शन है वो बहुत ही वीक होगा। मॉलिक्यूल सॉलिड्स आर सॉफ्ट। ऑब्वियस है कि जब दो मॉलिक्यूल के बीच में इंट्रैक्शन फोर्स जो है वो बहुत ही कमजोर है तो सॉफ्ट होगा। सॉफ्ट मतलब कि आप उसे नाइफ से कट कर पाओगे, ठीक है। ऑफन वोलेटाइल, वोलेटाइल भी हो सकते हैं। हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर, ठीक है। तो ये की पॉइंट्स है जो हमें जानना है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होंगे उन वो क्या होंगे, वोलेटाइल हो सकते हैं, सॉफ्ट हो सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट हो सकते हैं और वो इंसुलेटर हो सकते हैं। जैसा कि बताया गया कि जैसे हमारे पास यहाँ पर डायग्राम में दिया गया कि यह हमारा एक मॉलिक्यूल है, यह दूसरा मॉलिक्यूल है, या कोई तीसरा मॉलिक्यूल है, एक और चौथा मॉलिक्यूल है, और इन दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में बहुत ही कम वाले एकदम कमजोर बॉन्ड लग रहे हैं जो कि वांडर वाल फोर्स है। और इसी कारण इस जो अरेंजमेंट या इस सॉलिड को बोल रहे हैं, हम इन सॉलिड्स को बोल रहे हैं क्या, मॉलिक्यूलर सॉलिड। जैसे CH4 मेथेन का लिया गया, मेथेन में अलग अलग आप खुद देखोगे कि लग रहा है कि किसी मॉलिक्यूल्स को किसी दूसरे मॉलिक्यूल से कोई लेना देना ही नहीं है तो सॉलिड्स में है बट किसी को किसी से लेना देना नहीं है, आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते, और इस तरह के सिचुएशन को बोलते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड, तो फिर से वही बात, जो कोवेलेंट बॉन्ड से बनेंगे उसे बोलेंगे कोवेलेंट सॉलिड, और ये बहुत ही ज्यादा हार्ड होते हैं, ठीक है, जिनकी मेल्टिंग पॉइंट हार्ड होती है। और कंडक्टर की बात करें तो ये पुअर कंडक्टर होंगे, ठीक है। आयनिक बॉन्ड बहुत ही अच्छा कंडक्टर होगा, कोवेलेंट बॉन्ड पुअर कंडक्टर होगा, मॉलिक्यूलर बॉन्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड यह भी पुअर कंडक्टर होगा। मेटालिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड के बारे में देख लेते हैं। अब मेटालिक सॉलिड में समझ ले कि मेटालिक सॉलिड के बारे में, तो मेटल के बीच में जो सॉलिड फॉर्मेशन होगा, जैसे लाइक कि आप देख लो कि मेटालिक सॉलिड्स आर सॉलिड कंपोज ऑफ मेटल एटम्स हेल्ड टुगेदर बाय मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। दीज बॉन्ड्स आर लाइक ह्यूज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दैट स्पैन अक्रॉस द होल सॉलिड। दिस मीन्स द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटालिक सॉलिड्स आर डीलोकेटेड, दे आर नॉट जस्ट हेल्ड बिटवीन द कपल ऑफ एटम। तो पहले समझ लिया जाए कि यह चीज क्या है। मेटालिक सॉलिड में सिंपल बात अपने को जो समझना है वो है क्या, कि बहुत सारे मेटल्स अगर एक जगह पा जाए, एक सपोज एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, एल्युमिनियम है, अर्जेंटम है, ऑडम है, फेरस है, इन सब के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको बोलेंगे मेटालिक बॉन्ड।
और ये मेटालिक बॉन्ड में क्या होता है कि सबको इलेक्ट्रॉन लूज करना है, क्योंकि मेटल की कैरेक्टरिस्टिक कहता है कि इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब इस केस में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो डीलोकलाइज होगा। डीलोकलाइज मतलब वो इलेक्ट्रॉन की जगह फिक्स ही नहीं होगा, कभी यहां पर, कभी इस मेटल पर रुकेगा, कभी उस मेटल पर, कभी उस मेटल पर, और मूव करते जाएगा। और ये डीलोकलाइजेशन के कारण ही ये बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं एमॉर्फस और ग्लासी सॉलिड। तो एमॉर्फस ग्लासी सॉलिड को हम बताने के लिए बस आपके पास डायग्राम लेके आ रहे थे। जो हम क्रिस्टल सॉलिड की बात कर रहे थे, क्रिस्टल सॉलिड में हमारा पैटर्न फिक्स था, एक एटम, दूसरा एटम, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये एक रेगुलर पैटर्न है सभी जगह। बट एमॉर्फस में बात किया जाए तो एमॉर्फस जहां पर एक रैंडम पैटर्न है, और ज्यादातर पर आप अगर बुक वगैरह को देखोगे तो एमॉर्फस को सिनोनिम ही माना जाता है कि ग्लासी है और कुछ नहीं है, यह ग्लासी। तो एमॉर्फस सॉलिड मतलब जहां पर आपको पैटर्न इरेगुलर मिले, रैंडम वे में अरेंज मिले पार्टिकल्स, उसे बोल रहे हैं एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, तो इस वीडियोस के लिए बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि एक बेसिक इंट्रोडक्शन ही है, फिजिक्स से ज्यादा कुछ खास नहीं लेना देना, बेसिक अपने आइडियाज को क्लियर करना था कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या सॉलिड होते हैं वो बने किसके कारण होते हैं। वो होता है बॉन्ड के कारण। बॉन्ड के कारण उन्हें फेज मिलता है, स्टेट मिलता है, वो मिलता है सॉलिड स्टेट, लिक्विड और गैस। हमारा लिक्विड और गैस से अभी फिलहाल कोई ज्यादा खास अटेंशन फिलहाल में नहीं होगा। इसके बाद हम देख रहे हैं कि सॉलिड में कैसे वेरिएशन। तो सॉलिड में हमारे पास हमने 4 तरह के देखे सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, और हमने देखा है मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, तो इसके आधार पर हम, और एमॉर्फस सॉलिड, इन सब के आधार पर हम लोगों ने बेसिक देखा कि मॉलिक्यूलर सॉलिड वो हो गए जिसमें वान डेर वाल्स फोर्स एक्ट कर रहा होगा। वान डेर वाल्स के कारण जो मॉलिक्यूल सॉलिड बनेगा उसे बोलेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड। आयनिक सॉलिड जिसमें आयनिक बॉन्ड के कारण सॉलिड बनेगा उसे आयनिक सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड के कारण सॉलिड बनेगा कोवेलेंट सॉलिड। और उसके बाद मेटालिक सॉलिड जिसमें मेटालिक बॉन्ड के कारण जो बॉन्ड बनेगा, मतलब मेटालिक बॉन्ड का मतलब मेटल मेटल के बीच में इंटरेक्शन के कारण। और एमॉर्फस या ग्लासी जिसे बोलते हैं, ग्लासी का मतलब हुआ कि जिसमें इरेगुलर अरेंजमेंट के कारण कोई सॉलिड स्ट्रक्चर है तो वो ग्लासी और एमॉर्फस होगा। ठीक है, तो इस वीडियोस के लिए इतना ही। अगले वीडियोस में हम कॉन्सेप्चुअल बातों को बात करेंगे, वो होगा इलास्टिसिटी। हमारा होगा इंट्रोडक्शन ऑफ इलास्टिसिटी, जिसमें हम लोग देखेंगे कि अब की कॉन्सेप्ट क्या कहता है, किस तरह से वो वैरी करता है उन सब चीजों को। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।